Hello students, welcome to Netizen Foundation Academy. I am Yogesh Agrawal. I will start a new chapter of physics today, that is for ninth class, that is motion. It is one of the most important chapter in engineer's life as well as doctor's life also even, because ninth क्लास में तो दोनों को ही पढ़ना पड़ता। वैसे भी ये फिजिक्स का है तो फिर 11th 12th में भी फिजिक्स की जरूरत नीट और आईआईटी दोनों में पड़ती है। तो ये समझ लीजिए आपका बेस है, फिजिक्स का बेस ये है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन। राइट, लेट अस स्टार्ट मोशन। फिजिक्स मोशन। तो ये मोशन क्या है, हम अपने अगर चारों तरफ देखें तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो दो ही प्रकार से दिखता है, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मोशन। मोशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह बदल रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो दैट इज इन मोशन। देखते हैं, मान लो कोई पर्सन खड़ा है सिर्फ रोड पे और उसके सामने रोड है और इस रोड पे कोई मोटर गाड़ी चली जाती है और ये खड़ा ही है अपनी जगह पर, और ये मोटर गाड़ी थी बाद में चली गई, यहाँ पहुंच गई, तो क्या कहेंगे इसके रेस्पेक्ट में, इस मोटर गाड़ी ने, कार ने अपनी कंडीशन, अपनी पोजीशन बदल दी, चेंज कर दी, हेंस दिस कार इज इन मोशन एंड दिस पर्सन इज इन रेस्ट। जहां से हम देख रहे हैं, हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये हमें लगता है कार इन मोशन एंड द मैन, दिस पर्सन इज इन रेस्ट। इस पर्सन को क्या दिखेगा कि कार इज मूविंग। कार में बैठे हुए इंसान को क्या दिखेगा, कार इज मूविंग ऐसा नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, दिस पर्सन इज मूविंग। कार तो आगे जा रही है लेकिन कार में बैठे हुए कोई भी ड्राइवर है या कोई और पैसेंजर बैठा है ना, उसको ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दो ही चीजें हैं इसमें, आइदर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट जो अपनी पोजीशन बदल रहा नहीं है, और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन वो अपनी पोजीशन लगातार बदल रहा है। तो मोशन को स्टार्ट करने के लिए हमें इन दो चीजों को ही पहले लेना पड़ेगा। तो पहली चीज है इसमें रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले हम रेस्ट की बात कर लेते हैं। रेस्ट की बात कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग its position with respect to surroundings, then that object is called in rest. बस, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अगर हमने किसी टेबल पर एक बुक रख दी तो वो बुक तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो ऐसे ही रहेगी जब तक कि उसे कोई खुद से ना हटाए। तो बुक हम आज रख के गए, कल आए इस रूम में और कोई नहीं आया, किसी ने टच नहीं किया बुक को, तो बुक हमेशा उसी जगह पर हमको मिलेगी। तो हम कह सकते हैं दैट बुक इज इन रेस्ट। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो रूम में हमेशा एक जगह पर ही रहती है, कभी अपनी पोजीशन नहीं बदलती, वो सब रेस्ट में। टीवी घर में लगा रहता है, रेस्ट में है, कहाँ अपनी पोजीशन बदलता है। तो जो अपनी पोजीशन नहीं बदलता, अब मैं जैसे इस बोर्ड के सामने ऐसे खड़ा हूँ, तो इस दीवार से मेरी डिस्टेंस सपोज 1.5 मीटर है, इधर से 3 मीटर है या 2 मीटर है, ऊपर से 2 मीटर है, नीचे तो मैं खड़ा ही हूँ। तो मैं अब कहीं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम इन रेस्ट। अब मैं इधर चला गया अगर, तो फिर मेरी पोजीशन बदल गई, यहाँ से पहले 1 मीटर था या 1.5 मीटर था, 2 हो गया, यहाँ से कम हो गया, तो चेंज हो गया। तो बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, ये एग्जांपल है रेस्ट का। इसी तरीके से हम मोशन के बारे में भी लिख सकते हैं। मोशन, देखिए आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो बुक और पेन लेके रखना,
नोटबुक और पेन, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अपोजिट रेस्ट का मोशन हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट is changing its position with respect to surroundings, then it is called in motion. Example, a car is moving on the road. तो फिर कार अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, इसके लिए कह सकते हैं कार इज इन मोशन। ए कार मूविंग ऑन द रोड। तो कार मोशन में है। अब यहाँ पे हमको कुछ चीजों को और समझना चाहिए। जैसे बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं और बस में हमारे साथ में कोई और पर्सन भी बैठा है, हमारे होता है ना, बस में दो लोग एक ही सीट पर बैठते हैं, तो बस मूव कर रही है, तो हम क्या कहें अपने रेस्पेक्ट में। देखिए हमको मोशन, ये जो टॉपिक है इसमें कभी भी अपने रेस्पेक्ट में ही सारी बातें करनी है। विद रेस्पेक्ट टू मी, मेरे रेस्पेक्ट में क्या है। अगर सपोज अब मैं अपने रेस्पेक्ट में, देखो मेरे पास में कोई बंदा बैठा है बाजू वाली सीट पर और कार यानी बस मूव कर रही है, तो मुझे क्या लगना चाहिए, बस तो मूव कर रही है लेकिन मैं अब कहीं इधर उधर नहीं देख रहा, सिर्फ बाजू वाले बंदे को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, वो बंदा मेरे कंपैरिजन में अपनी जगह चेंज कर रहा है क्या बार बार, वो कहीं जा रहा है क्या, या मैं कहीं जा रहा हूँ क्या, मैं भी बैठा हूँ वो भी बैठा है, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना, दैट पर्सन इज इन रेस्ट। बेशक मैं और वो पर्सन दोनों ही मूव कर रहे हैं बस के साथ साथ, बट हमको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या लगता है, वी आर इन द रेस्ट टू ईच अदर। हाँ, हमने अगर विंडो के बाहर देखा तो पता चला कि डिफरेंट शॉप्स हैं, रोड है, वो सब पीछे को भाग रहा है, तो हमको लगेगा अरे क्यों भाग रहे हैं पीछे की तरफ, तो हमको लगेगा पूरी दुनिया इन मोशन, हम रेस्ट में है बट पूरी दुनिया इज इन मोशन, द होल वर्ल्ड इज मूविंग। हम बस में आगे की तरफ देखें तो हमको लगता है कि हम आगे तरफ मूव कर रहे हैं। तो अपने रेस्पेक्ट में देखना है हमें सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे रेफरेंस है, तो अब देखो ना, यहाँ पे ये पर्सन ए है और ये कार है, ये कार मूव कर रही है, तो इस पर्सन की तरफ बैठ के तो हम देखें, इसकी तरफ से देखें तो यार कार इज मूविंग, लेकिन कार में बैठा हुआ जो आदमी है, कार में जो ड्राइवर है, जो पर्सन है, वो बाहर देखेगा तो उसको क्या लगेगा, कार मूव कर रही है, ऐसा नहीं लगेगा, उसको क्या लगेगा, दिस पर्सन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ भाग रहा है, जा रहा है। तो रेस्ट और मोशन ये एक तरीके के रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, रेस्ट एंड मोशन, these are relative terms, relative terms, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूज किए जाने वाले टर्म्स। तो हम अगर कभी भी देखेंगे तो उसको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए ये सब। राइट। अब थोड़ा सा आगे चलने के लिए हमारे को थोड़ा रेफरेंस पॉइंट को समझना पड़ेगा। योर हेडिंग इज रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, देखिए अगर मैं ये कोई एक लाइन बनाऊं और उसके ऊपर हम ये पॉइंट है एक, सपोज ए पॉइंट, और ये समझो 2, ये मीटर्स में है, समझो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर,
16 18 मीटर्स, ऐसा है। तो सपोज यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये मूव करता है और सपोज यहाँ से मूव करता 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 यहाँ आ जाता है, राइट। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट और है यही खड़ा हो, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई एक पॉइंट, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, राइट, ये बंदा खड़ा है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से हम खड़े हैं, वी आर हेयर, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, यहाँ तक आ गया, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पोजीशन में हम क्या कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। और अगर सपोज इधर जाने वाली डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव माने, तो इधर जाने वाली डिस्टेंसेस को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, राइट। तो देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओ travels plus 8 meter from me, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट सपोज इधर गया, इसी तरीके से इधर को भी हम कैलिब्रेट कर लें, ये 2 है, ये 4 है, ये 2, ये 4, वी आर हेयर 6 8 एंड सपोज ये 10। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ से, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, फर्स्ट मूवमेंट हो गया इसका, फर्स्ट। सेकंड मूवमेंट देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 8 यहाँ तक आ गया, ये सेकंड मूवमेंट हो गया। तो पहले मूवमेंट में हमने ये नोट कर लिया, दूसरे मूवमेंट में देखो, ऑब्जेक्ट ओ ट्रेवल्स -8 मीटर फ्रॉम मी। इसका मतलब दोनों सेंटेंसेस का अगर अपन ध्यान से देखें, तो पहले ऑब्जेक्ट ने राइट हैंड साइड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मीटर का, बाद में फिर उसने उसी ऑब्जेक्ट ने यहीं से वापस स्टार्ट किया रास्ता, तो -8 किलोमीटर हमसे ट्रेवल किया। तो दिस पॉइंट ओ या ए पॉइंट इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ए इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। और हम हमेशा अपने आप को, आवर सेल्फ इज ऑलवेज ऑन द रेफरेंस पॉइंट, हम हमेशा वहां खड़े होंगे जहां पे रेफरेंस पॉइंट है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, वी शुड बी, वी शुड बी ऑलवेज एट रेफरेंस पॉइंट। हमको हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर खड़े रहना है और वहीं से खड़े होके सब कुछ फील करना है, राइट। तो ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा। अभी देखो, अब सपोज मैं तीसरा एक और सिचुएशन लेता हूं, अब रेफरेंस पॉइंट बी है नाउ, और ये ऑब्जेक्ट यहां तक आया, ये इस प्लेस तक, ये ऑब्जेक्ट यहां तक आया, ऑब्जेक्ट पी है ये, और वो यहां तक आया। तो हम क्या कहेंगे अब, नाउ व्हाट वी विल से अबाउट दिस मोशन, यहाँ से पी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसको क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे अब यहाँ से भी ट्रेवल करना शुरू किया, वो 0 है, तो ये 2, ये 4, ये 6, तो हम क्या कहेंगे, पी ट्रेवल्स -6 किलोमीटर या -6 मीटर फ्रॉम मी, या रेफरेंस पॉइंट -6 मीटर, क्योंकि हमने हमेशा अब राइट साइड को प्लस माना है, यहाँ पे लिखा है ना हमने पॉजिटिव दिस साइड, तो नेगेटिव इन दिस साइड। तो हमको तय करना है कि पॉजिटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड कौन सी है, और उसी के हिसाब से हमें बात करनी है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ इतने यहाँ पे चला आया सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे, अब ये तो ये मोशन के बारे में ये हो गया, अब इस मोशन के बारे में क्या कहेंगे, पी ट्रेवल्स, अब यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर ही तो है, 2 मीटर,
ट्रेवल्स 2 मीटर, और ये प्लस का है, फ्रॉम मी, मुझसे 2 मीटर गया प्लस का, और ये क्या करा, मुझसे 6 मीटर माइनस का गया। तो समझ गए हम, ये इस डायरेक्शन में गया, वो उस डायरेक्शन में गया, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच every activity is observed. It is that point from which every activity is observed and measured. बस। तो इस बात का भी अपना एक काफी इंपॉर्टेंस है मोशन नाम के चैप्टर में, हम आगे देखेंगे ये कैसे काम करता है, राइट। चलो आज की क्लास में हम ज्यादातर फंडामेंटल्स की बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में हमारे को जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं वो सब किसी न किसी क्वांटिटी के बारे में है। क्वांटिटी आप समझते ही हो, विच कैन बी मेजर्ड, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कैन बी मेजर्ड। तो अब कौन कौन सी चीजों को मेजर कर सकते हैं वो सभी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन सभी फिजिक्स में पढ़ने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ वैल्यू देनी पड़ती है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें वैल्यू देने के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी शो करनी पड़ती है। तो इस तरह से ऑन दिस बेसिस ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। सो योर हेडिंग इज स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, देखिए स्केलर दोज क्वांटिटीज which can be measured only by magnitude are called scalar quantities. सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली बाय मैग्नीट्यूड, तो उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे हम अगर किसी शॉप पर गए और हमें कुछ शुगर लेना है उसके पास से, तो हमने क्या कहा उससे कि भैया हमको 2 kg शुगर दीजिए, 4 kg शुगर दीजिए। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, कितना चाहिए हमको, 4 kg। तो 4 kg इज ए मैग्नीट्यूड, ये है मास किसका, शुगर का। हमने ये तो नहीं कहा, उसको डायरेक्शन तो नहीं बताई कुछ भी, हमने ये तो नहीं कहा हमें भैया 4 kg शुगर दो साउथ डायरेक्शन में, कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी कोई क्वांटिटी है ही नहीं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े। हमने किसी से टाइम पूछा कि भाई कितना बजा है, यहाँ से आपको स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगता है, या फिर आज कितने बजे आप स्कूल से घर आओगे, तो किसी ने कहा मैं 3 PM पर घर आऊंगा। तो 3 PM बस ना, थोड़ी ना कहा उसने 3 PM ईस्ट, 3 PM वेस्ट। किसी ने पूछा कितने बजे हैं, हाउ व्हाट इज द टाइम, एक्चुअली किसी ने पूछ लिया, तो सपोज कह दिया इट इज 5 PM, बस 5 PM इज सफिशियंट। इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है 5 PM इन ईस्ट, 5 PM इन वेस्ट, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो इसी तरह से ये हो गया, मतलब किसी चीज का मास हमें जब हमें मेजर करना है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी,
हमें टाइम बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो फिर एग्जांपल हो गई ये मास, टाइम, these are the examples, distance, so these are the examples of scalar quantities, etc. और भी बहुत से आएंगे बाद में जब आप जानेंगे तो। दूसरा इसी में आता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स। और यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज किया गया है तो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर के साथ जब हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोज क्वांटिटीज which are expressed by using both magnitude as well as direction. Those quantities, comma, which are expressed by using both magnitude as well as direction are called vector quantities. एग्जाम्पल इसके क्या ले सकते हैं हम, फोर्स। हमें फोर्स अगर दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे कहूं कि बच्चों बताओ ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके ऊपर मान लो मैं 5 न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं। इफ आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑब्वियसली आप पूछोगे ना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, बताना पड़ेगा ना। तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, 5 न्यूटन का फोर्स, तो डायरेक्शन आ गई ना, जरूरी है ना डायरेक्शन। और डायरेक्शन अगर जरूरी है तो फोर्स 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी हो गई, तो फिर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में आप। वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको पढ़नी है आगे चल के। बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी आपको, और ईटीसी, राइट। तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो मोटा मोटी अपन ऐसा समझ सकते हैं कि क्वांटिटीज जितनी भी फिजिक्स में है उनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सम आर स्केलर क्वांटिटीज एंड सम आर वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन इसमें एक और खास बात है, आप सोचोगे कि हमने जरूरी क्या है, क्यों पढ़ने की जरूरत है कि ये स्केलर है ये वेक्टर है। ठीक है, क्वांटिटीज है, चलता रहने दो, हम याद कर लेंगे, समझने की भी क्या जरूरत है और इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। तो देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली देखो, मैंने क्या क्या खरीदा, शुगर, शुगर का मास 4 kg, फिर मैंने सॉल्ट लिया 2 kg, फिर मैंने सपोज ऑयल लिया, ऑयल तो नहीं लेंगे, ऐसे नहीं, ऑयल नहीं। हमने व्हीट खरीदे 10 kg, राइस खरीदा 5 kg, तो बताओ टोटल मैंने कितना मास परचेज किया, टोटल मास परचेज। तो पता चला इन सबको टोटल ऐड कर दिया, 521 kg, इट इज द मास। टोटल मास कितना परचेज किया, 21 kg, यानी हमने इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया, राइट। तो मतलब क्या हुआ, इसमें क्या लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड algebraically डायरेक्ट उनका एडिशन कर सकते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको 4 + 2 + 10 + 5 कर सकते हैं, दैट इज 21 डायरेक्ट।
लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, उसके साथ ऐड करना है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, चलो इसको मैं ऐसे नहीं लगाता, ये करता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 8 न्यूटन का लगाया, और इधर से लगाया 6 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट पर कुल कितना फोर्स लगा है और ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। हमने डायरेक्शन दी है, 8 न्यूटन फोर्स इन दिस साइड, 6 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड साइड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। तो ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ जाएगा? तो आप में से कुछ बोलेंगे कुछ इधर जाएगा, और कितने फोर्स से इधर जाएगा फिर वो? अब सपोज देखो ना, थोड़ा इधर, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा मे बी, राइट। लेकिन कितना फोर्स, ये कितने फोर्स से उधर जाएगा? 8 न्यूटन इधर लग रहा है, 6 न्यूटन इधर लग रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं 8 + 6 = 14? अगर किसी ने कह दिया 14 न्यूटन से इधर जाएगा, तो ये एक रॉन्ग आंसर हो गया। आपने उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया, जो कि अलाउ नहीं है वेक्टर क्वांटिटीज में। फिर डायरेक्शन का क्या होगा? तो हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं? देखिए कैसे ऐड करेंगे। 8 न्यूटन इधर लग रहा है, इसे हम 8 कह देंगे। 6 न्यूटन, अब मैं इसको 8 यहाँ कह देता हूँ। 6 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसको मैं 6 न्यूटन कह देता हूँ। तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन कितनी, अगर मान लो ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी क्या होगा? सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 8 जा 64, बी सी स्क्वायर मतलब 6 जा 36, ये हुआ ए सी स्क्वायर। तो ए सी क्या हुआ? √100। इन दोनों को टोटल किया तो 100, तो ए सी क्या आ गया? ए सी इज 10 न्यूटन। तो इन दोनों की वजह से, जो 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर कुल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा? तो ये तो पता चल गया, इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो ना, 8 इधर है, 6 इधर है ऊपर की तरफ, तो ऐसा एक डायरेक्शन आएगा। एसी का डायरेक्शन ये ऐसा आ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और कितने फोर्स के साथ जाएगा? 10 न्यूटन के साथ। तो इसका 8 + 6 14 नहीं आया आंसर, इसका आंसर क्या आया? 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हमको डायरेक्ट उसको ऐड नहीं कर देना है। तो हम क्या कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में? जैसे स्केलर में लिखा है कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, इसको क्या कह सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड वेक्टरिकली। वेक्टरिकली इस टाइप के जो सम होते हैं, एडिशन होते हैं, उनको वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर स्टाइल में एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ता है, राइट। तो इन सब चीजों को, इसीलिए हमें स्केलर और वेक्टर समझना है, क्योंकि अगर हम सपोज यही नहीं जानेंगे कि हमको जो दी गई क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर, तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो सब स्केलर हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी भी स्केलर बन जाएगी, तो फिर हमारा मिस्टेक हो जाएगी और आंसर गलत आएगा, राइट। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। हम मोशन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो उस मोशन चैप्टर को, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम पहले स्टडी करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। मैंने पूछा कि भाई शिवाजी चौक से गांधी चौक की डिस्टेंस कितनी है? क्या पूछा?
शिवाजी चौक से गांधी चौक की डिस्टेंस कितनी है? तो मैं खड़ा हूँ शिवाजी चौक पे, राइट, शिवाजी चौक पे खड़ा हूँ, और मैंने पूछा किसी इंसान से कि टेल मी प्लीज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिवाजी चौक एंड गांधी चौक, या फिर गांधी चौक कितनी दूर है शिवाजी चौक से, कितनी दूर है? तो किसी ने बताया इट इज 3 किलोमीटर। अब देखो ना, यहाँ खड़ा हूं मैं, ये शिवाजी चौक है, सब तरफ चारों तरफ रास्ता गए वाला है, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ खड़े होके, बताओ भाई गांधी चौक कितनी दूर है? किसी ने बता दिया 3 किलोमीटर। अब मैं किधर जाऊं? इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर या इधर, किधर जाऊं? तो जो कुछ बताया उसमें डायरेक्शन नहीं थी, और डायरेक्शन नहीं थी तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बताई गई मुझे। तो डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, राइट। और अगर किसी ने मुझे बता दिया कि भाई शिवाजी चौक से गांधी चौक यहाँ है, ये इस जहाँ पे है गांधी चौक, चले जाओ यहाँ पे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, तो इट इज 3 किलोमीटर और डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसे कहते हैं, ये डिस्टेंस ही है लेकिन नाम दूसरा हो गया वेक्टर होने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट। फिक्स डायरेक्शन उधर, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले कंपोनेंट हमें जो पढ़ने पड़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये डिस्टेंस है सिर्फ, ओनली मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन मिक्स हो गई है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोनों एक जैसे ही, लेकिन एक स्केलर है और दूसरी वेक्टर है। फिर हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वही बात, स्पीड कैसी है, स्केलर, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर। फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सीलरेशन। बस ये एक ही है, वो दोनों के लिए यूज होता है, स्पीड और वेलोसिटी, वो भी हम पढ़ेंगे। कैसी क्वांटिटी है स्केलर या वेक्टर, ये हम उसी समय जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कंपोनेंट जरूरी है, पहले ये पढ़ना चाहिए, बाद में दूसरी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और हेडिंग इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, उसके लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहां से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, इधर गया, बी बी तक गया 10 मीटर ट्रेवल करते हुए, सी तक गया, फिर से 10 मीटर ट्रेवल किया, डी तक गया, 5 मीटर ट्रेवल किया, ई तक आया, 8 मीटर ट्रेवल किया। तो बच्चों बताओ, इस ऑब्जेक्ट ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, 10 मीटर, 10 मीटर 20, फिर 5 25, फिर 8 33 मीटर, सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया, डिस्टेंस निकल के आ गई। तो क्या हो गया हमारा, हमने क्या किया, इसका मतलब वी हैव मेजर्ड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जितने भी पाथ पे हमने ट्रेवल किया, जितने पाथ पे हम चले, उस सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया और हमको डिस्टेंस मिल गई, राइट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आपको मिल गई है अभी अभी। द टोटल, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ covered by any object, by an object, is called
distance is called distance, right? तो फिर देखेंगे डिस्टेंस, हेंस आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, that is 10 plus 10 plus 5 plus 8, that is 33 meter total length, right? अब इसके बारे में हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये तो आप नोट कर लीजिए, एक डेफिनेशन हो गई, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्या है इसका, इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी और एस, इन दोनों में से किसी भी एक लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है? अब एसआई सीजीएस ये दो प्रकार के यूनिट हम हमेशा देखेंगे, तो आपको समझना चाहिए एसआई यूनिट क्या होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट में आपको पता है, एसआई में हम MKS ये सिस्टम का यूज करते हैं, और सीजीएस में हम इस, अब एसआई यूनिट अभी 7 क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से मिलकर बना है, उसमें से 3 क्वांटिटी ये है MKS, यानी ये M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। ये इसको अब ऐसा यूनिट को MKS से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस में यही सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। ये सेकंड दोनों में एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम। तो ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों ही पूछे जाते हैं। हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो या तो उसका आंसर ऐसा यूनिट में निकालेंगे, सब कुछ ऐसा ही यूज करेंगे, या तो सब कुछ सीजीएस यूज करेंगे। मिक्स नहीं कर सकते, थोड़ा ऐसा ही थोड़ा सीजीएस, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें समझना चाहिए ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का। ऐसा यूनिट इक्वल टू मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर। इसे शॉर्ट में M लिखते हैं और सेंटीमीटर को शॉर्ट में CM ऐसा लिखा जाता है, राइट? और इसको लेटर D और S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, हमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, तो इसी में पढ़ लेंगे डिस्प्लेसमेंट भी। ये मैं टोटल हटा देता हूँ अभी, एग्जाम्पल यही लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया, तो कहाँ से चलना स्टार्ट किया उसको हम स्टार्ट पॉइंट या इनिशियल पोजीशन कहते हैं, इनिशियल पोजीशन। और इसे हम ई को क्या कहेंगे? फाइनल पोजीशन। ऐसे मूव किया इसने। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये ऑब्जेक्ट का जो जर्नी था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये डिस्टेंस को अगर अपन मेजर कर लें, सपोज ये डिस्टेंस ऐसा 12 मीटर आया, सपोज
12 मीटर। तो 12 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, 12 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और डी से ई आया। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या जानेंगे, व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट वाज द फाइनल पोजीशन। तो दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सीधा सीधा डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में बिल्डिंग है, बीच में रोड है, नदी है, नाले हैं, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है ये मेजर कर लेंगे और वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसमें हमको समझ में आ जाएगा डायरेक्शन भी है ए से ई की तरफ, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नोट कर लेंगे अभी। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट, देखिए शॉर्टेस्ट भी है, यहाँ से ई, ए से ई पर शॉर्ट से शॉर्ट कौन सा रास्ता है। आप ऐसे घूम के आओगे तो शॉर्ट नहीं, लॉन्ग है। ऐसे आए तो भी लॉन्ग, ऐसे आए तो भी लॉन्ग, सीधा सीधा जाएंगे तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, या ट्रेवल भी नहीं, it is the shortest straight line distance between initial and final positions of an object. बस, it is the shortest straight line distance between initial and final points या positions of an object। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेंगे आप। और अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई पर आके अपनी जर्नी फिनिश की, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट वी कैन से, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 मीटर ए टू ई। हमने ये डायरेक्शन भी बता दी, ये मैग्नीट्यूड हो गया प्लस ये डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या स्पेशल बातें हैं वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसमें दोनों भी चीजें यूज की गई। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब ये भी तो एक डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए डिस्टेंस। देखो ना यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस, तो इसका एसआई और सीजीएस यूनिट तो वही रहने वाला है जो था डिस्टेंस का, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब डिस्टेंस को हमने डी या एस से रिप्रेजेंट किया, अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डी के ऊपर एक एरो लगा देंगे और एस उसके ऊपर भी एक एरो लगा देंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिखा डी इक्वल टू 10 मीटर और कहा डी ये इक्वल टू 12 मीटर, 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। एरो लगा देने से वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है और उसमें चेंज आ जाता है, डायरेक्शन आ जाती है ना उसके अंदर। एसआई यूनिट क्या है इसका, सेम एज डिस्टेंस, मीटर या एम। और सीजीएस यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर या फिर उसे सीएम ये भी कह सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीके के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसके बारे में आपने कुछ, एक तो डिफरेंस समझना चाहिए इन दोनों के बीच में, और दूसरी बात हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर को हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल लेक्चर था। इसमें आप पहले फंडामेंटल को मजबूत कीजिए,
और इसमें कुछ क्वेश्चंस और इसके कुछ और डिफरेंसेस हम जरूर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट 4 डिफरेंसेस या 5 डिफरेंसेस या सिर्फ डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो वो हम कल अगले लेक्चर में वो बताने वाले हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम फॉर स्टडी।